हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक डिस्कशन का हमारा बाय कैच पे है और मरीन मेगाफाउना के बारे में पढ़ेंगे कि कुछ रीसेंट गाइडलाइंस भी हैं कि किस तरह से मरीन मेगाफाउना को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब बाय कैच का क्या मतलब होता है ये मैं आपको डिस्कशन के दौरान बताऊंगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी थ्रेट है एनिमल्स के लिए, मरीन एनिमल्स के लिए। आपका कोई भी क्वेरी हो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। अब देखिए, रिसेंटली एक ड्रोन शॉट लिया गया हवा से और फिशिंग नेट्स जो हैं विशाखापट्टनम कोस्ट पे उसको देखा गया, जहाँ पे एक हमको नई चीज़ पता चली। नई नहीं है, पुराना भी इस पर रिसर्च चल रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है और अनरिपोर्टेड केसेस रह जाते हैं बाय कैच के। अब देखिए, बाय कैच क्या है? इनसीडेंटल कैप्चर ऑफ नॉन टारगेट स्पीशीज सच एज डॉल्फिन्स, मरीन टर्टल्स एंड रेज। रेज होती हैं आपकी कार्टिलेजिनस फिशेस। अब बाय कैच यानी देखिए, जो फिशरमैन हैं वो समुद्र में जाते हैं फिशेस को पकड़ने और वो कुछ स्पेसिफिक स्पीशीज़ की फिशेस को पकड़ना चाहते हैं। अब नेट उन्होंने पानी में फेंका, लेकिन वो नेट तो सिलेक्टिव नहीं है ना कि उसमें कौन से फिशेस आएंगे, कौन से स्पीशीज़ आएंगे। तो बहुत बार जब इतने वाइड नेट्स पानी में फेंके जाते हैं तो उसमें नॉन टारगेट जो फिशेस हैं या आप कह लीजिए एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो फंस जाते हैं और वो मर जाते हैं, जिससे उनकी पॉपुलेशन पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जैसे कई बार डॉल्फिन्स, अब डॉल्फिन्स को कोई पकड़ना नहीं चाहता, लेकिन डॉल्फिन्स यूं ही नेट में फंस जाती हैं और उससे उनकी पॉपुलेशन पे, उनके आप कह सकते हैं पूरी स्पीशीज़ पे एक स्ट्रेस पड़ता है। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? बाय कैच, इंसिडेंटल कैप्चर हो जाता है। अब रिसेंट नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री भी आई है, आई थिंक आप सबको देखनी चाहिए, सी पायरेसी पे, जिस पे इस तरह के बाय कैचेस को उन्होंने हाईलाइट किया है कि अक्रॉस द वर्ल्ड, सिर्फ इंडिया की बात नहीं, अक्रॉस द वर्ल्ड इस तरह के बाय कैचेस हो रहे हैं और इससे मरीन मेगाफाउना को बहुत असर पड़ रहा है और इसको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया है। अब देखिए, एक सिग्निफिकेंट थ्रेट की आप बात करें, पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, सब चीज़ों को लेकर, वो मरीन मेगाफाउना पे पड़ रहा है। जैसे कि स्पेशली हम यहाँ पे बात करेंगे बहुत सारे इलास्मोब्रांक्स पे। इलास्मोब्रांक्स हैं आपके कार्टिलेजिनस फिशेस जैसे होती हैं, या फिर जैसे शार्क्स हो गए, रेज हो गए। रेज कौन से होते हैं? आपने इलेक्ट्रिक रे का नाम सुना होगा, एक फ़िश होती है। उसके बाद एक मोब्यूला होती है, मांटा होती है, अलग अलग रेज होती हैं, स्केट्स हो गई, सॉ फिश हो गई। ये बाय कैच का बहुत ज़्यादा नुकसान इनको होता है और रिसेंट जो रिसर्च है वो यही सजेस्ट करती है कि फ़िशिंग जो है वर्ल्ड वाइड बहुत इंक्रीज़ हुई है। इसलिए स्ट्रैटेजीज़ को इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है, गाइडलाइंस की ज़रूरत है कि हम मरीन मेगाफाउना बाय कैच, क्योंकि ये लेक्चर बाय कैच पे है तो हम उसी की बात करें कि बाय कैच को हम बचाना चाहते हैं। रिसेंटली अगर आप देखें, यूजुअली 9,000 to 10,000 एक्वाटिक मैमल्स जो हैं वो किल नेट्स, हर साल नेट्स की वजह से वो पकड़े जाते हैं इंडियन कोस्ट पे और वो मर जाते हैं, यार, किल्ड। ओके, ये इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री का डेटा है, उन्होंने हाईलाइट किया। और रिसर्च डेटा ये भी इंडिकेट करता है कि इसमें सबसे ज़्यादा बाय कैच जो है नुकसान किस स्पीशीज़ को होता है? हाईएस्ट इलास्मोब्रांक लैंडिंग्स, यानी जो मरीन फिशेस हैं वो कार्टिलेजिनस फिशेस जैसे शार्क्स, रेज हो गए, वो सबसे ज़्यादा ग्लोबली उनको नुकसान होता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई अवेयरनेस नहीं है कि हम फिशिंग कम्युनिटी को जाके लोगों को बताएं। तो एब्सेंस ऑफ रेगुलेशन की वजह से बाय कैच का इशू बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुका है और इससे जो इलास्मोब्रांक्स हैं, आज हम उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं, उनको एक्सप्लॉयटेशन होती है। अब ऊपर से प्रॉब्लम क्या है कि इलास्मोब्रांक्स की जो ग्रोथ है वो भी बहुत स्लो है और ऊपर से इनका रिप्रोडक्टिव रेट भी बहुत कम है। तो इस जो ग्रुप को पर्टिकुलर बहुत नुकसान होता है। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ लो रिप्रोडक्टिव रेट्स की। एक तो इनका ग्रोथ जो है वो स्लो है, दूसरा रिप्रोडक्टिव रेट कम है। रिप्रोडक्टिव रेट कम होने से हमारा क्या मतलब है कि 5 साल लगते हैं एक मोबुला के, एक तरह की रे फिश है, एक मैच्योरिटी अटेन करने में 5 साल लगते हैं और अपना बाइनल साइकिल कंप्लीट करने में, यानी उनका एक पप, एक जो बेबी मोबुला होगा वो 2 से 4 साल में ही पैदा होगा। तो आप देख सकते हैं कि कितना स्लो ग्रोथ है इनका पॉपुलेशन का और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी आप इनकी देखें बिटवीन 15 to 20 ईयर्स है। तो इसलिए इनकी पॉपुलेशन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि नॉन टारगेटेड जो बाय कैचेस में इनकी जो स्पीशीज़ हैं वो डिप्लीट हो रही हैं।
उसके बाद वैसे भी इलास्मो ब्रांक्स को कुछ जगह एज सी फूड भी यूज़ किया जाता है। तो मतलब लाइवलीहुड भी लोगों का इस पे डिपेंड करता है। और अगर लाइवलीहुड में क्या होगा कि कुछ लोग टारगेटेड नेट यूज़ करेंगे और इलास्मा ब्रोंक्स को कैच करने की कोशिश करेंगे, तो काफ़ी लोगों की रोज़गार भी इन पे डिपेंडेंट है। लेकिन जब किसी और जगह पे ये यूं ही नेट में फंस के मरती जा रही हैं, तो लोगों का लाइवलीहुड भी खतरे में जा सकता है। एक तो स्पीशीज़ जा ही रही है खतरे में, और ऊपर से काफ़ी लोगों को भी इसका नुकसान हो सकता है, क्योंकि काफ़ी लोग कंजम्पशन जो है इलास्मा ब्रोंक्स का फूड के लिए या कमर्शियल फिशरीज़ के लिए उनकी फ्लैश या गिल प्लेट्स जो है उनको यूज़ किया जाता है। अब जो फ़ायदे देखिए इनके क्या हैं इलास्मा ब्रांक्स के इकोसिस्टम में। जो लार्ज बॉटम ड्वेलिंग रेज हैं, जैसे कि स्टिंग रेज हो गई, काउ नोज रेज हो गई, विप टेल रेज, इनका यूनिक वे है फीडिंग का। और ये सैंडी एरियाज़ के ऊपर जाती हैं, वहाँ से सैंड को निकालती हैं फूड को सर्च करते करते। इससे बहुत ज़्यादा माइक्रो हैबिटेट्स जो हैं टाइनी इन्वर्टिब्रेट्स के वो क्रिएट होते हैं। ये सैंड से इन्वर्टिब्रेट्स के लिए माइक्रो हैबिटेट्स जो हैं वो क्रिएट करती हैं। उसके बाद शार्क्स और रेज देख लीजिए, फाइटोप्लैंक्टन्स जो है, मरीन प्लांट्स जो छोटे छोटे होते हैं, उनकी ग्रोथ में ये हेल्प करती हैं, क्योंकि ओशन डेप्थ से शैलोज तक ये ट्रैवल करती हैं। उसके बाद शार्क्स को हम क्राउड कंट्रोलर्स भी कहते हैं। क्राउड कंट्रोलर से मतलब है कि ये शैलो सी ग्रास से लेकर बहुत डीप तक भी ट्रैवल करती हैं और ओवर ग्रेजिंग करते हैं। हमारे कुछ मरीन एनिमल्स हैं ओवर ग्रेज करते हैं, जैसे टर्टल्स हो गए, डुगोंग्स हो गए, ये उस चीज़ को भी प्रोटेक्ट करती हैं, ओवर ग्रेजिंग को। और ऊपर से ओवर फिशिंग, लैक ऑफ कंट्रोल की वजह से अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि शार्क्स एंड रेज जो हैं ग्लोबली उनका पॉपुलेशन कम हो रहा है। एज अ रिजल्ट 30% ऑफ ऑल 1200 स्पीशीज़ आर करेंटली थ्रेटेंड। 1200 में से 30% जो इनकी स्पीशीज़ हैं वो थ्रेटेंड है, एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। और ऑब्वियसली एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कंजर्वेशन चैलेंज है कि हम इसको कैसे ठीक करें। यहाँ पे बहुत सारी सपोर्ट की ज़रूरत है। जैसे मैंने आपको बताया लाइवलीहुड फिशर्स का वो भी खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि फूड का सोर्स भी है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मॉडर्न फिशिंग गियर, कि उसमें कोई रोक टोक नहीं है, कोई गाइडलाइंस नहीं है कि कौन सा गियर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि बाय कैच उसी की वजह से हो रहा है, क्योंकि वो बहुत ही अनसिलेक्टिव है। उसके बाद ये एक तरीका है जिससे ठीक हो सकता है, मॉडिफाइंग फिशिंग गियर, कि हम फिशिंग गियर को मॉडिफाई करें ताकि नॉन टारगेट स्पीशीज़ उसमें ना फंस पाएँ बाय कैच में और उनका पॉपुलेशन डिक्लाइन ना हो। अब ये इशू जो है बाय कैच का बहुत ही मल्टी लेयर्ड है, इसलिए एक इन्वायरमेंट में हम हमेशा एक अप्रोच है जो हमेशा काम आती है, कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व करके आप गाइडलाइंस बनाइए। यानी यहाँ पे कौन सी कम्युनिटी है, फिशिंग कम्युनिटी को अवेयर कीजिए कि ये बात सही नहीं है। और यहाँ पे हम जो रिडक्शन है इनकी पॉपुलेशन डिप्लीशन में वो कर सकते हैं। और डेफिनेटली रिसर्च की भी कमी है इंडिया में, हमारे पास इतना डेटा नहीं है, अनरिपोर्टेड डेटा है बाय कैच पे, तभी हमारे पास कोई साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है जिस पे हम कोई पॉलिसी जो है वो बना पाएँ या कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी बना पाएँ। ये बात थी बाय कैच की। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने ऐड किया कि कुछ गाइडलाइंस हैं मरीन स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए जो रिसेंट आई हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने लाई है। जैसे आप देख सकते हैं मरीन मेगाफाउना स्ट्रैंडिंग गाइडलाइंस आई हैं और नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान, ये 2 रिसेंटली आए हैं। और फ्लोरल और फाउनल डाइवर्सिटी को यहाँ पे बचाने की बात की है। वाइल्ड लाइफ स्ट्रैंडिंग क्या होती है, बहुत बार आपने पिक्चर्स में देखा होगा कि जो बॉडीज़ होती हैं डेड एनिमल्स की वो बीचेस पे आके आपको मिलती हैं, या डेड एनिमल्स फ्लोट कर रहे होते हैं पानी पे, तो दो ज़्यादा स्ट्रैंडेड एनिमल्स, तो उनको लेके कुछ यहाँ पे जैसे डॉल्फिन्स, बहुत सारे किटाशियंस हो गए, आपको बीचेस पे मिलेंगे, उनको लेके ये गाइडलाइंस बनाई गई हैं। और गाइडलाइंस लाने की ज़रूरत भी यही थी कि हम स्ट्रैंडेड एनिमल्स को कैसे ट्रीट करें और इस चीज़ को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी डेटाबेस अभी तक स्टैंडर्ड मरीन एनिमल्स पे अवेलेबल नहीं था। डेटा कलेक्शन होगा और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो हैं वो जनरेट होंगे ताकि हम एक्शंस ले पाएँ कि इसको कैसे बचाना है। इम्प्रूव्ड कोऑर्डिनेशन और मैनेजमेंट एक्शंस की यहाँ पे ज़रूरत है, ताकि जो भी थ्रेट्स हैं हम उनको रिकॉग्नाइज़ करें कि मरीन स्पीशीज़ के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उनके हैबिटेट्स को कैसे नुकसान पहुँच रहा है। क्योंकि अगर हमको पता होगा कि क्या चीज़ नुकसान पहुंचा रही है, उसी को देख के हम पॉलिसीज़ जो हैं, कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज जो हैं वो बना पाएंगे। और फिर जो डिग्रेडेड हैबिटेट्स हैं उनको कैसे ठीक कर सकते हैं, लोगों को कैसे पार्टिसिपेट करने में यहाँ पे अवेयरनेस जो है वो कैसे चला सकते हैं, और साइंटिफिक रिसर्च और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन जो है मरीन मैमल्स को लेकर, टर्टल्स को लेकर, उनके हैबिटेट्स को लेकर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च जो है वो होनी चाहिए। उसी पे हम कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यही था आज का डिटेल। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए जानकारी के लिए, कोर्सेज़ की जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच।